हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद आपका स्वागत कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और कोई वीडियो आपके लिए नहीं दिया है। ये सॉरी, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा पड़ा रहता है यार, और इसी कारण हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ इतनी अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी नेट की एग्ज़ाम साथ में है, थैंक्स टू टेलीग्राम चैनल के, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ हो तो आप लिंक देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़े हुए हैं तो जो भी आप लोग के डाउट्स रहते हैं, मेरे डाउट्स रहते हैं, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, उससे तो डेली एक्टिव रह रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है और वो टाइम नहीं निकल पा रहा है। मैंने अभी आपको लास्ट टाइम ही बताया है कि आधा से 1 घंटा मिलता है, उसमें आप लोग के लिए क्वेश्चंस रेडी करते हैं, बस इतना ही। तो जो भी जैसे भी हो पा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब आपका थोड़ा बहुत काम तो चल रहा है ना। और जो भी कोई डाउट्स है आप लोग पूछ ही रहे हैं, लेकिन आज अभी थोड़ा सा टाइम था तो चलिए एक क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करेंगे अपन लोग। ये क्वेश्चन है 2017 का, जनवरी का है, और जनवरी का 2017 का पेपर 3 है ये। ठीक है, पेपर 3। पेपर 2 जो है वो पहले ही करवा चुके हैं, 1 साल पहले ही शायद। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कर लीजिएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली अभी का है, रिसेंट है, तो इसको अपन आज कर लेंगे। उससे पहले जो लोग अभी नेट की तैयारी कर रहे हो, 2 मिनट बात सुन लो क्योंकि हम बात नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से। तो आप लोगों के बहुत बार मुझे पर्सनल कमेंट्स और मैसेजेस आए, बहुत टेंशन में हो आप लोग। यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग थोड़ा सा नेट की एग्ज़ाम को आप बाकी एग्ज़ाम से अलग हट के ऐसे देखें, हमें नॉलेज गेन करना है। स्मार्टली स्टडी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब डेट्स भी आपको याद हों तो ही आपका नेट क्लियर होगा, नहीं, है ना। थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करिए, जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़िए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी, है ना। जो और अभी का टाइम एक है, प्रीवियस पेपर्स को शुरू कर दो। बिल्कुल, जैसे कि जो हम टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं वो भी प्रीवियस पेपर पे ही हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सब यही चला रहे हैं, और आप लोग भी इसको भी देखना चालू करो, लेकिन अपनी किताबों को मत छोड़िए। दूसरी चीज़, टेलीग्राम में और भी अदर जहाँ भी आप लोग जुड़े हुए होंगे, ऐसे बहुत पब्लिक ग्रुप्स हैं जिसमें लोग कुछ का आंसर कुछ दे रहे हैं। भले बुरा लगेगा आपको ये सुन के, लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ कि उन चीज़ों को सुन के आप अपना जो नॉलेज आपका ऑलरेडी है, जो आपने बुक से पढ़ा है, उसको मत गवा देना। लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आंसर्स, उन्हीं के आंसर्स पे विश्वास कीजिए जो आपको उसका प्रूफ दे रहे हैं, जो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में। आप उनकी बातों का विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उनके हर आंसर के पीछे लॉजिक होता है ना। तो लेकिन हर कोई भी आपको ये बोल देगा कि इसका आंसर ये है, ये वाला पेंटिंग इसने बनाया, तो प्लीज़ उन पर भरोसा मत करना, नहीं तो आपका पढ़ा भी वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो अपनी किताबों पे और जो अपने टीचर्स हैं उन पे विश्वास कीजिए, है ना। लेकिन बस इतना ही कह रही हूँ कि चीज़ों को अभी थोड़ा सा ये सब देखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अभी मैंने देख रही हूँ बहुत ग्रुप में कुछ तो भी आंसर करते रहते हैं जो कोई सेंस भी नहीं है, बस इतना कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं कि हमारा ही सही है। तो वो आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, चलिए, अब हो गई बहुत थोड़ी सी ज्ञान, मतलब इतने टाइम बाद बोल रही हूँ ना शायद, इसलिए जो बोलना था वो मैंने कहा वो आपको इसी ज़रिए हम बता सकते थे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये पेपर। 75 क्वेश्चंस हैं, देखती हूँ अभी आज कितने करते हैं, फिर नेक्स्ट ले लेंगे। चलिए, कला अभिव्यक्ति के माध्यम से सेरिग्राफी का आरंभ करने वाले कलाकार, है ना। सेरिग्राफी का आरंभ भारत में किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? बहुत बार बता चुकी हूँ, के.जी. सुब्रमण्यम जी ने। के.जी. सुब्रमण्यम जी ने सेरिग्राफी, जिसको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग किया था। 12 कलाकारों का समूह, जिसको हम इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड कहते हैं, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, जो कि अभी बाद में है, मतलब थोड़ा सा लेटेस्ट है ना। वो उसमें 12 कलाकार समूह थे, जिसमें हम बोलेंगे कौन थे वो, अपने वो कविता नायर, हरेन दास, है ना, और भी याद नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मोती जरोटिया, हरेन दास नहीं, मोती जरोटिया, और हैं 1-2 और भी 12 कलाकार, पूरे मुंह से तो याद नहीं है, लेकिन सुखविंदर सिंह, है ना, ये सब, सुखबीर सिंह, ये सब जो है प्रिंट मेकर गिल्ड्स में थे। किस समय स्थापना वर्ष हुई थी? तो 1990 के समय ये जो है इसका स्थापना की गई थी, है ना। फिर आगे देखते हैं। ट्रिडल
प्लिंटन, सिलेंडर, रोटरी मशीन, ये कहाँ पे किस में यूज़ होती है, ठीक है। ये चारों चीज़ें, ट्रीडल, प्लिंटन, सिलेंडर और रोटरी मशीन, तो ये जो है आपकी लेटर प्रेस में यूज़ होती है, ठीक है। सिलेंडर्स हैं वो ऑफसेट प्रेस में भी होते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें जिसमें होती है वो आपकी लेटर प्रेस है। मोनोटाइप, मोनोटाइप जो है वो कहाँ पे प्रयुक्त होता है, तो वो मेटल प्रिंटिंग में यूज़ होता है मोनोटाइप, ठीक है। फिर इसमें से कौन ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा है, कौन से आर्टिस्ट ग्राफिक, तो रेम्ब्रांड ने ग्राफिक किया है, जानवर्ट एडवर्ड ग्राफिक आर्टिस्ट, चार्ल्स जैक्विस और लिपशीट जैक्विस, तो भैया साफ ही देख रहे हो, जैक्विस लिपशीट्स, ये जो है ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है, ये एक स्कल्प्टर हैं, ठीक है। स्कल्प्टर हैं, कौन है, क्यूबिस्ट जो बोलते हैं ना, घनवादी मूर्तिकार हैं, ये स्पेन के हैं। और पिकासो से याद रखे कीजिए इनको, पिकासो के 5 साल बड़े कलाकार हैं ये, वरिष्ठ हैं उनसे, और उनके साथ भी कार्य किया है इन्हें, है ना। तो ये लिपशिट्स जैक्विस। किसने रविन्द्रनाथ की पुस्तक सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किया था, स्केच किया था, किसने किया था भाई, तो वो हमारे नंदलाल बोस हैं, उन्हें किया था, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लामासू, लामासू क्या होता है, तो लामासू किसको कहते हैं हम, है ना, तो स्नेक गॉड, मिथुन, कुरोश और पंख युक्त मानव मुखी बैल, ठीक है। वो बैल जो मतलब बैल है, उसका फेस मानव का रहेगा और उसमें पंख है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको वो याद रखो, मूर्ति याद रखो आपकी मेसोपोटामिया, जो सुमेरी, हमने सुमेरी युग में सुमेरियन में देखी है, तो उसको कहते हैं लामासू, ठीक है। स्नेक गॉड तो मेडूसा नाम से जैसे हम जानते हैं। कुरोज आपको पता है ग्रीक के समय के जो मेल स्कल्पचर थे, ठीक है। माधवराव MV धुरंधर की कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, ये बहुत अच्छे से नाम जानते हैं हम सब, अहिवासी हैं, त्रिनादे हैं, ये सब कहाँ के हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इनकी शिक्षा हुई है। फिर देखें आफ्टर द साइक्लोन चित्र श्रृंखला किसकी है, तो परितोष सेन जी की है। बशोली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव, पन्ना मतलब एमराल्ड होता है, पन्ना समझते हैं ना, जो स्टोन होता है चमकने वाला, है ना, पन्ने की खदान जहाँ होती, पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती थी, तो सोन किरवा के जो पंख हैं, है ना, विटल विंग्स हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ किया जाता था बशोली शैली में, जिससे कि उसका इफेक्ट जो है वो पन्ने का दिखता था, ठीक है। किसी वस्तु पर सज्जा है तो प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट्स, जो किसी भी चीज़ पर अगर हम पेपर कटआउट्स यूज़ करके उसका डेकोरेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम डेको पेज कहते हैं ना। डेकोरेशन करने के लिए इंग्लिश में टर्म देखिए डेको पेज, है ना। इसलिए ये मैं बोलती हूँ, आप लोग जो टेलीग्राम वाले जानते हो कि क्यों इंग्लिश टर्म्स यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन में भी, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, तब डेको पेज इज़ ऑल्सो इंग्लिश वर्ड, लेकिन उसको भी हिंदी में लिख रखा है। तो ऐसे बहुत आते हैं नेट में, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज पे अपना कमांड रखिए। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये चित्र किसका है, ठीक है, तो किसका है, अर्पणा कौर जी का है ये। राउजा की रानी सिपानी कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है, एंटी आर्ट शब्दावली जो कि डाडाइज्म में यूज़ हुआ था, उसके निर्माता कौन है, तो डचैम्प है ना, मार्शल डूशा। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक जो हैं आपकी वो हैं अपने स्टेला क्रेमिश, ठीक है। फिर विष्णु की बैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन डैश में बहुतायत से पाई गई है, बंगाल, नेपाल, कश्मीर, गुजरात। तो वैकुंठ विष्णु लेकिन मध्यकालीन में, ठीक है। तो वैकुंठ विष्णु मध्यकालीन 8th सेंचुरी के समय जो है, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर से बहुत ही 8th सेंचुरी शायद टाइम, है ना, थोड़ा सा बहुत ये अपनी वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा मिली थी, जिसमें हम वो फीमेल कंपेनियन वो भी देखते हैं, जो गदाधारी बात करते हैं ना, गदा क्या है, फीमेल कंपेनियन है, चक्रधर पुरुष है, और ऐसा फेस के आसपास उनका एक वराह अवतार, सिंह अवतार का ऐसा स्कल्पचर भी इस तरह से, तो कश्मीर से मिला है वो, ठीक है। देखिएगा एक बार मूर्ति आप तो समझेंगे। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताएं जहाँ काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है, मीन्स ऐसा अलंकरण है, ऐसा एनग्रेविंग है जिससे दिखता है कि
लकड़ी पे एनग्रेविंग है, जबकि जबकि वो कास्ट एनग्रेविंग मतलब आपका इसका जो पत्थर की एनग्रेविंग है वो दिखता है ना, उसके जैसा दिखता है, उसकी अनुकृति होती है, मतलब हुआ उसका जो प्रवेश द्वार है वो है तो पत्थर पे, लेकिन वो दिखता कैसे, जैसे कि वुड की एनग्रेविंग हुई है ना, उसकी अनुकृति दिखती। तो कहाँ पे है, तो लोमश ऋषि गुफा, आपको पता है मौर्य पीरियड के समय वहाँ पे ऐसा उसका गेट ऐसा है। इस कृति में कौन फ्रांसीसी शास्त्रीयतावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? शास्त्रीयतावाद की बात की गई है तो फ्रांसीसी शास्त्रीयवाद आपको पता है निकोलस पोसीन, क्लाउड लॉरेन होते तो वो भी होते, ठीक है। डेविड जो है नियो क्लासिज्म के हैं, ठीक है। वातेओ ये भी 17वीं 18वीं शताब्दी के कलाकार हैं अपने, लेकिन जो शास्त्रीयतावाद पे जो चले थे वो पोसीन और लोरेन थे। लोथर और कालीबंगा ये दोनों क्या है, तो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। हार्वेस्टर मूर्ति किसने बनाई है? रामकिंकर बेज द्वारा बनाई गई है। बारबरा हेपवर्थ, कौन है बारबरा हेपवर्थ? बहुत फेमस है ना, इनको अच्छे से देखिएगा, ब्रिटिश मूर्तिकार हैं वो, है ना, ये सब कहाँ की हैं वो, तो ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। यह किसने लिखा था कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके लैंगर, सुजान लैंगर ने लिखा था कि अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। मार्बल पत्थर मतलब ये CaCO3, उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो CaO प्राप्त होगा और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि रिलीज हो जाएगी। तो CaO का जो केमिकल फॉर्म है उसका मतलब है चूना की लाइम। तो अगर कभी ऐसे भी बिना केमिकल के भी क्वेश्चन वो रिएक्शन के क्वेश्चन आ जाए कि मार्बल को बर्न करने पे हमें क्या मिलेगा, तो चूना मिलता है, ठीक है। मार्बल को जलाते हैं उससे आपको चूना मिलेगा। हेनरी मूर जो हैं स्कल्प्टर, वो किससे प्रभावित थे, तो माया एस्टेक स्कल्पचर्स से वो प्रभावित थे। उनका आर्टवर्क, उनका हम स्टाइल देखें और जो मॉडल है सब कुछ उसी से प्रभावित होता है। फिर देखते हैं विज्ञापन डिज़ाइनर्स में ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क के प्रयोग को क्या कहा जाता है, मतलब किसी भी काम का ओरिजिनेट करना है ना, विज्ञापन डिज़ाइनिंग्स कर रहे हैं हम, उसमें जब किसी भी वर्ग के ओरिजिनेटर्स के प्रयोग में क्या कहा जाता है, तो हेडलाइंस, शीर्षक, क्रेडिट लाइंस और उपशीर्षक। तो क्रेडिट लाइन जो होती है ना वो उनका मतलब उनके काम का कितना ओरिजिनेट हुआ है वो हम क्रेडिट लाइन में शो करते हैं। क्रेडिट लाइंस बोले तो इनवॉइस है ना, एक आम भाषा में बोलें तो इनवॉइस, जैसे कि आज हम आप लोग कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम से भी करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, यूट्यूब का जो आपका एनालिटिक्स और इनवॉइस दिखता है कि आपका इतना पैसा बना है, तो ये चीज़ क्रेडिट लाइंस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये किसी भी काम का ओरिजिनेटर्स बताते हैं ना, तो ये आपका क्रेडिट लाइन है। देखिए इसमें फिर आपका इंग्लिश टर्म्स हैं, तो थोड़ा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, गलत बोली तो फिर अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? क्वेश्चन अभी उस दिन भी अपन ने किया है। लंदन, लंदन में शुरुआत की गई थी इन अंडरग्राउंड पोस्टर्स के ऐतिहासिक संदर्भ में। अंडरग्राउंड पोस्टर बोले तो जब हम अभी अब तो इंडिया में भी है, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस और इनमें जा रहे हैं ट्रेन में, तो नीचे ऑब्वियसली मेट्रो कहाँ चलती है, आपकी ज़मीन के नीचे चलती है, ज़मीन के नीचे भी पोस्टरिंग्स होती है ना, तो वो चीज़ लंदन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक के लिए रेस्टर और वेक्टर सेव करने की दो प्रमुख तरीके, तो कोई सी भी डिजिटल इमेज है उसको आपको सेव करना है इन रेस्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो ये डिजिटल इमेज सेव करने की प्रक्रिया है। फोटोग्राफिक सामंजस्य टोन्स प्रिंट करने की आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो एक टोन्स अगर की फोटोग्राफिक है, फोटोग्राफी ऑब्वियसली कंटिन्यूस टोन्स में होती है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम शायद बता चुके हैं कंटिन्यूस टोन, हाफ टोन के बारे में। तो वो फोटोग्राफी जो है उसको एक आपको अगर आपको उसका टोन बनाना है, टोन्स बनाना है, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, तो डॉट्स, डॉट्स से मिल के वो कंटिन्यूस टोन बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत डिज़ाइन की आधारशिला का समर्थन करता है, ठीक है। तो अभी अपन ने वो बात करी थी शायद, गेसाल्ट थ्योरी के बारे में बात की थी, है ना। तो गेसाल्ट थ्योरी किसने दिया था? वर्डामी ने दिया था, जो वो मनोवैज्ञानिक ने मतलब इस तरह की थ्योरी दी थी जो डिज़ाइन के सिद्धांत पर आधारशिलता थी। कौन सी? गेसाल्ट सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक रूप से, कमर्शियल रूप से मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता है? तो कमर्शियल रूप का जहाँ नाम आ जाए आप लेटर प्रेस पे जाओ, क्योंकि मूवेबल टाइप का यूज़ इन कमर्शियल प्रोसेस पे लेटर प्रेस किया जाता है, जो कि बहुत मतलब पुराना भी है, प्राचीन भी है।
मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त सही क्रम का चयन कीजिए। मुद्रण जो प्रिंटिंग है उसमें सबसे पहले क्या क्या होता है, उसमें आप सबसे पहले आप ग्राइंड करेंगे। जैसे जो भी चीज़ है आपका, आप वही ले लो, अपना पत्थर भी ले लो, तो उसको ग्राइंड करेंगे, उसमें चित्रांकन करेंगे, गम का यूज़ करेंगे, गम अरेबिक, और एट द टाइम प्रिंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाला ही सही है। मशहूर प्रिंट मेकर की जो प्रिंट मेकर्स हैं उनका कालक्रम आपको लिखना है, कौन से पहले, है ना। तो आपका कौन कौन है ये, वैल्गेमुथ, होगार्थ, रेम्ब्रांट और लियोनी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इतना तो पता है। देखो, वॉल्ग्यूमिट जर्मन पेंटर हैं ये, सबसे पहले यही रहेंगे। फिर आपके आ जाएंगे लियोनी, है ना, जो कि रोम आर्टिस्ट हैं। लियोनी कहाँ है भाई, एक मिनट, वॉल्ग्यूमेट ये नीचे वाला लियोनी। फिर रेम्ब्रांट आपके डच पेंटर, और फिर एट द लास्ट विलियम होगार्थ, जो कि इंग्लैंड आर्टिस्ट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला सही होगा। अब आते हैं, इनको भी आपको जो इनका इन्वेंशन है उसके अलोंग लगाना है, सबसे पहले से लेकर कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं इसमें भी क्या है। सबसे पहले वुड कट, है ना, 1500 के करीब, नहीं 1500 करीब, है ना। फिर एचिंग 1515, फिर आपका लिथोग्राफी 1796, स्क्रीन पेंटिंग 18वीं सेंचुरी में। तो ये आपका सेकंड आंसर होना चाहिए सही। अब आते हैं इनको हिंदी में, आओ, हाँ, इनको भी कालक्रम अनुसार लगाना है। भाजे, कारले, बादामी, एलोरा। बहुत बढ़िया आंसर, मतलब बहुत बढ़िया, पहला ही वही सही है। ठीक है, भाजे जो आपकी हम बोलेंगे सबसे पहले होती है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम है उसका। फिर कारले आएंगे, क्योंकि कारले लंबी तक बनी है ना, उसका टाइमिंग भी बड़ा है, वो भी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब है, लेकिन लंबा तक बने, 5th 6th सेंचुरी तक। फिर आपके बादामी पता ही है, और फिर जो है एलोरा, राष्ट्रकूट पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है। अब इनका भी कालक्रम अनुसार लिखा दीजिए। पिकासो, पॉल क्ली, किंडिस्की, मैटिस। तो अपने किंडिस्की बड़े हैं, फिर मैटिस, पॉल क्ली, पिकासो सबसे छोटे। ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर सही है। फिर आते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चयन कीजिए। कादम्बरी, अभिनव भारती, वृहद संहिता, पंचदशी। ठीक है, तो इसमें तो भैया सबसे पहले अपने ये आ जाएंगे, क्योंकि 6th सेंचुरी 500, वृहद संहिता, है ना। फिर कादम्बरी 7th सेंचुरी के, अभिनव भारती 10वीं शताब्दी, ये तो पता है। और पंचदशी, देखो ये भी नहीं पता है तो पंचदशी सबसे मॉडर्न है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, ये कुछ 14-15 सेंचुरी का है। ठीक है, तो वृहद संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती और पंचदशी, ये आपका सही है। अब आते हैं हम, ग्रीक स्थापत्य कला जो पिलर्स हैं उसका अवरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाना है हमको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, बहुत अच्छे से हम लोग ग्रीक में पढ़ चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक जाना है आपको। तो सबसे पहले पेडेस्टल होता है, पता है आपको, जो बेस हम बोलते हैं, जिसमें, है ना, डोरिक में नहीं होता, आयनिक में होता है, कॉरिंथियन में होता है ना, जो एक बेस होता है पर्टिकुलर। फिर हम आते हैं शाफ्ट आपको, आप ग्रीक पे भी मत जाओ, आप अपने सारनाथ के पिलर इनको ही ले लो तो भी समझ जाओगे। ठीक है, फिर उसका होता है शाफ्ट, जो लंबा हिस्सा होता है। फिर आर्किटेव होता है, जो हाँ चौकी जैसा जिसको बोलेंगे, नहीं, एबेकस के ऊपर होता है जो। और फिर एट द लास्ट कैपिटल होता है, जिस पे आप जो बोलेंगे शीर्ष जो चीज़ें होती है ना, कैपिटल, कोई गोल सिंपल होता है, किसी का गोल है, कॉरिंथियन बहुत डेकोरेटिव है, तो वो आपका होता है। ठीक है, तो ये आप कैपिटल, पेडेस्टल, शाफ्ट, आर्किटेव, फोर्थ वाला आंसर सही है। ओडिशा के मंदिर का कालक्रम अनुसार बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और हमें पता भी है ना। दो मंदिरों से भी डिसाइड कर लो, बीच का नहीं भी पता हो तो भी। सबसे प्राचीनतम मंदिर ओडिशा का परशुरामेश्वर टेम्पल, मुझे बस इतना भी पता है तो मेरे को आंसर पता है। और सबसे मतलब जो हम पढ़ते हैं रिसेंट सारे टेम्पल्स, उसमें 13वीं शताब्दी का बोलते हैं कोणार्क सूप टेम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले परशुरामेश्वर टेम्पल, फिर मुक्तेश्वर टेम्पल, जिसको हम एक मिनट, परशुरामेश्वर तो 6th सेंचुरी का है। फिर हम आते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि कुछ 10th सेंचुरी का है शायद। और फिर आते हैं लिंगराज टेम्पल, जो कि 11वीं शताब्दी का है, और ये तो आपकी 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर सही है। फिर आते हैं
ये पेंटिंग्स जो है इनका आपको टाइमिंग्स देखना है कि क्या कब कौन सा कब किसने बनाया, ठीक है। तो बैप्टिज्म ऑफ द क्राइस्ट, कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है ये, हाँ ये आपके पेंटिंग्स हैं, उनका कालक्रम अनुसार लिखना है, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंसी के हैं, बैप्टिज्म ऑफ द क्राइस्ट वेरोचियो का भी है, हाँ और उनका भी है, ठीक है। तो जो आप कंसीडर करें, हमको तो कालक्रम अनुसार से मतलब है। द एडोरेशन ऑफ द मोजाइक, मैगी और द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये चार हैं। तो आप सबको पता है मोनालिसा सबसे आखिरी में आएंगी इनमें, और बैप्टिज्म ऑफ द क्राइस्ट जो इनका इफेक्ट वेरोचियो का था, इनके गुरु का जब इफेक्ट था। तो ये आपका फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। पहले बैप्टिज्म है ना, क्योंकि 1475 के अप्रॉक्स बना था ये वाला, और एडोरेशन ऑफ द मोजाइक वो भी कुछ 15th सेंचुरी में ही है। अपना लास्ट सपर पता है आपको 1490-95 ऐसा कुछ बना 95 पे, और 1503 का मोनालिसा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही है। आगे देखो 40 एक सेकेंड कुछ रह गया शायद, 39 है, अब 40 क्वेश्चन। हाँ, विज्ञापन एजेंसियों को उनकी स्थापना क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो कौन सी कब किसकी स्थापना हुई है विज्ञापन एजेंसी की, तो हम देख लेते हैं। मैकॉन मुर्दा कम्युनिकेशन, ओगिल्वी मैथर, मैकॉन एरिक्सन इंडिया लिमिटेड और आर.के. स्वामी BBDO, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो है आपके मैकॉन एरिक्सन, फिर ओगिल्वी, मैकॉन और ओगिल्वी सेकेंड वाला आंसर, आर.वे. स्वामी BBD, और मुद्रा कम्युनिकेशन लिमिटेड सबसे हम बोलेंगे मॉडर्न, क्योंकि 20th सेंचुरी की है वो, ठीक है। तो आपका सेकेंड वाला आंसर सही है। अब देखते हैं प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख, जो प्रिंटिंग करना है तो उसका क्या हमारा एक प्रोसेस रहता है, टाइम वाइज स्टेप क्रिएटिव वर्क, प्री प्रेस, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड कवरिंग, यही सही है भाई। क्रिएटिविटी, पहले जो क्रिएटिव वर्क है वो करोगे, फिर प्रेस होने से पहले की चीज़, पहले भी बताया आपको प्री प्रेस पोस्ट प्रेस क्या होता है। प्रेसिंग के लिए जब वो मतलब जाता है पब्लिकेशन के लिए, उससे पहले की जो तैयारी पूरा फाइनल बन जाता है प्रिंट से पहले, है ना, वो प्री प्रेस होता है। फिर प्रिंटिंग होती है एट्रोस, और प्रिंटिंग के बाद जो फिनिशिंग और कन्वर्टिंग की चीज़ें होती है, जो भी एडिटिंग है, वो आपका लास्ट में होता है। तो ये फर्स्ट सही है। भारतीय विज्ञापन जगत में क्रिएटिव लीडर्स जो हैं, सब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हैं, इनका वरिष्ठता वो बतानी है। तो आपके कौन कौन है, पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, प्रसून पांडे और आलोक पदमसी। आलोक पदमसी सबसे वरिष्ठ, फिर पीयूष पांडे, फिर प्रसून पांडे, फिर प्रसून जोशी। इसका कालक्रम बताओ। अब ये तो चीज़ें मैं क्या बताऊँ, आप ही बताओगे। सबसे पहले मिस्र, फिर ग्रीक, फिर रोम, फिर बरोक, है ना, बहुत आसान सा है, इसमें क्या देखना है। अब देखते हैं मूर्तियाँ हैं, इसका क्रम लिखाना है। क्या है, बबून एंड यंग, पिकासो की एज ऑफ ब्रॉन्ज, ऑगस्ट रोडिन की मॉन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल, ये वो आपके कौन है, टेटलिन की है। और किंग प्लेइंग विद द क्वीन, ये उनकी है, अपने कौन है, अरे मार्क अर्न्स्ट की, है ना। तो आपका जो है इनमें कौन सबसे पहले, देखो बबून एंड यंग तो अपनी अभी 20वीं शताब्दी के है, 1951 का, तो सबसे बाद का आएगा। पिकासो को सबसे एंड में ले, और मॉन्यूमेंट ऑफ यू जो कि 19th सेंचुरी रोडिन की, उसको सबसे पहले लो। बीच के नहीं भी पता कि टेटलिन ने कब बनाया और अर्न्स्ट ने कब बनाया, छोड़ दो। लेकिन अब सबसे पहले हम किसको, बबून एंड यंग को लास्ट में ले रहे हैं। फोर्थ ही आंसर सही है, एज ऑफ ब्रॉन्ज पहले, फिर मॉन्यूमेंट ऑफ यंग थर्ड इंटरनेशनल है, और द किंग प्लेइंग विद द क्वीन जो मार्क अर्न्स्ट का है वो ये है। चलो जल्दी से करते हैं आगे। हाँ, इसमें भी वरिष्ठता से बताना है कौन कहाँ कब कैसे। चलिए, तो सबसे बड़े कौन है, तो DP राय चौधरी तो सबको पता है सबसे बड़े हैं, है ना। उसके बाद कौन आएंगे, तो उसके बाद आपके 1915 के चिंतामणि कर, फिर नागजी पटेल और लतिका भट्ट। सबसे छोटी अभी भी जीवित हैं वो, है ना, ये आपका फोर्थ। चलो बताओ, ये जल्दी जल्दी करेंगे। चीज़ल किस में यूज़ होता है, मूर्ति में। रॉकर किस में यूज़ होगा, आपका जो रॉकर है वो आपका प्रिंट मेकिंग मोस्टली जो अपने मीज़ो टिंट और इनमें यूज़ होते हैं। वेक्टर कंप्यूटर में, और ग्राइंडर लिथोग्राफी, उसको पत्थर को ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें,
हाँ, बिमल बैनर्जी। बिमल बैनर्जी किसके लिए जाने जाते हैं? तो ओरिगामी प्रिंट के लिए। नंदलाल बोस ने लिनोकट। नंदलाल बोस से याद क्या रखोगे? डांडी गांधी जी का लिनोकट याद रखना, से याद हो जाएगा। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी का बहुत काम किया है, कॉम्पोजिशंस है ना, कोलोग्राफी टेक्निक में। और सनतकर तो वुड इंटेग्लियो के लिए आपके जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? एक मिनट देखना पड़ेगा। ए का थर्ड, ये वाला सेकेंड वाला आंसर सही है। चलिए, कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है? कृष्ण रेड्डी के हेड्स फेमस हैं, बहुत शानदार। सॉरी, ज्योतिका भट्ट नाम पड़ा। कृष्ण रेड्डी का मस्करा है ना, कलर विस्कोसिटी जो हम बोलेंगे उसमें। ज्योति भट्ट हेड्स माय फेवरेट है, इसलिए बोल रही हूँ। कंवल कृष्ण जो है उनका लामा मेलोरप्पा, और अनुपम सूद का ट्रिब्यूट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसमें भी ढूंढना पड़ेगा मुझे कौन सा है, ये बहुत आलस लगता है मुझे। ए का थर्ड वाला आंसर सही है। चलो आगे देखें। पिकासो किसने क्या बनाया? पिकासो, जॉन मीरो, पॉल क्ली, विक्टर वसारेली अच्छे लगते हैं मेरे को उनका काम, मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन है, अच्छा लगता है। ऑप आर्ट का वर्क है उनका, देखने का। ऑप आर्टिस्ट हैं क्योंकि। चलिए फालतू बातें छोड़ो और काम की बात करो। पिकासो का कौन सा पेंटिंग है भाई? पिकासो जो है काय में रहते हैं? ड्रीम में रहते हैं। पिकासो का ड्रीम। जॉन मीरो का वो है आपका इनमें से वाइट लेडी। पॉल क्ली ने ये लॉस्ट इन थॉट ये बनाया है। और विसारली जेब्रा नाम से ही देखो पूरा उसमें ऑप आर्ट को क्रिएट कर दिया उनने। ठीक है, तो इसका हम क्या आंसर देते हैं? ए का थ्री, सेकेंड वाला आंसर सही है। चलो, हरेन दास, कृष्ण खन्ना, राम कुमार, विमान सुंदरम किसने क्या बनाया? ठीक है, तो हरेन दास का स्वीट होम, कृष्ण खन्ना का बैंड वाला सीरीज़, राम कुमार जो हैं आपके ये लद्दाख मोनेस्ट्री, और विमान सुंदरम का डेथ ऑफ द आर्केडियन किंग, बहुत फेमस। ए का फोर्थ आंसर सही। चलो आगे देखें। चलो 75 कंप्लीट कर देंगे इसी के साथ अपन आज, क्योंकि अब मैं बहुत टाइम बाद ना तो बिल्कुल इच्छा हो रही है। अच्छे और क्वेश्चन भी बढ़िया है। चलिए, नॉल्डे एमिल कहाँ के हैं? बहुवास एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, फिर आपके आ गए मैलोविच तो पता ही है, सुपरमेटिज्म। मोहल नेगी बहुवास आर्ट्स उससे, क्योंकि ग्रोपिन्स वगैरह तो दिख नहीं रहे। लारियोनोव मिखाइल रेओनिज्म है ना, और ये वही हैं जिनने मैं बोलूँगी चित्रकला में 4 डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया है, लारियोनोव। फिर आते हैं हिचकॉक का संबंध कैसे है? फिल्म निर्देशक हैं। पॉल रेंड लोगो, IBM लोगो जानिए। इवान चारमायेव ये बुक जैकेट, जैसे कि विलियम डिगिंस वैसे ही, और कासांड्रे पोस्टर के लिए। ठीक है, तो ए का आपका 1, ए का 1, बी का 3, ये फोर्थ आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कौन से कला आंदोलन, किसका संबंध कहाँ से, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो? दादाइज्म स्विट्ज़रलैंड, एक्सप्रेशनिज्म ये जर्मनी। फिर आते हैं मॉडर्निज्म, तो पता ही है पश्चिम यूरोप, और USA कहेंगे इंग्लैंड, और आर्ट नोवो ब्रिटेन। तो ए का थर्ड, सेकेंड आंसर। चलो अब ये देखिए, इसलिए सब चीज़ें देखनी रहती है। हाँ, HMV, प्लेबॉय, WWF, लोकास्टे, किसका लोगो में कौन सा पशु बना हुआ है ना, वो पशु वाली चीज़ें बहुत यूज़ करते थे। तो HMV जो है, HMV डॉग, प्लेबॉय में पांडा बना हुआ है, WWF में आपका रैबिट है, और लोकास्ट में क्रोकोडाइल मगरमच्छ बना हुआ है। ठीक है, तो ए का हम जाते हैं फोर्थ पे। ए का फोर्थ, बी का 1, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई शायद मैं, है ना। बी का प्ले बॉय में रैबिट है, हाँ रैबिट है, और WWF में पांडा है, हाँ पांडा बना हुआ है ना। और लोकेस्ट इसका तो याद है, क्रोकोडाइल वो ऐसा बड़ा सा एल से। चलो तो ये वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, फिर से देखते हैं। HMV जो है उसका आप डॉग, प्ले बॉय में आपका रैबिट है, WWF में पांडा, और लोकास्टे का क्रोकोडाइल। WWF मुझे पांडा हमेशा याद रहता है, बट कोई बात नहीं, भूल गए, चलता है। मोनालिसा कहाँ रखी है? लवली म्यूज़ियम में। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ, वेस्ट बंगाल।
हमज़ानामा जो है आपका विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय वहाँ पे है, और दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय में है। तो ए का थर्ड सेकेंड आंसर। चलो, संरचनावाद जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हो, ब्रांसुसी, एडगर डेगास और ब्रुकलिन ब्रीज। तो संरचनावाद के बहुत फेमस कलाकार रोडचेनको, ब्रांसुसी का क्या है, बर्ड एंड स्पेस स्कल्पचर है, एडगर डेगास उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा है, कंसीडर कर लेना, है ना। एडगर डेगास हम मोस्टली इंप्रेशनिज्म प्रभाववाद पे थे, पर और कुछ है नहीं, तो आप उत्तर प्रभाववाद। और ब्रैंकुलिन ब्रीज जॉन ए रॉबलिंग। ठीक है, चलो आगे देखें। धीमन विट्ठल पता है आपको, पाल उसके पेंटिंग से कनेक्टेड है। नग्नजीत चित्रसूत्र के लेखक हैं। खापुरी जो है आपकी उस पे है, जो लिंगराज टेम्पल में खपुरी। और खुर जो जगाती के उधर होता है वो आपका ये हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1 सही है, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। चलिए, सिरे पर्दू, डोकरा, बुश हैमर और पाइटोमेटिक कोन्स। ठीक है, तो सिरे पर्दू हम जाते हैं धातु डलाई को कहते हैं, जो मेटल कास्टिंग। डोकरा जो है वो देशत धातु जलाई, मतलब हमारे देश की धातु मेटल कास्टिंग की विधि है डोकरा विधि। बुश हैमर जो कि है आप प्रस्तर समझते हैं ना, बुश हैमर हथौड़ी जैसा जो वो होता है, उसको आप प्रस्तर उत्कीर्ण में यूज़ करते हैं। और पाइक्रोमेटिक कोन्स आपके मृण टेराकोटा में यूज़ होते हैं। ए का सेकेंड, बी का 1, ए का सेकेंड, बी का 1, ये थर्ड वाला। जॉन अर्प, लुई नेवल्सन, मैरिनो मनीनी, जियोकोमो मांजू, ये सब उनका आर्टवर्क्स है। ठीक है, तो आए हुए हैं, काफ़ी बार पढ़े हुए होंगे तो आ जाते हैं। जॉन अर्प का क्या है, मैडम टोसो विथ वेवी हेच। नेवल्सन का आपका वो ये लास्ट वाला क्या है, रॉयल टाइड वी। मैरिनो मरीनी हॉर्स एंड राइडर का स्कल्पचर पता है। और गर्ल्स इन चेयर जियोकोमो मांजू का। इसकी क्वेश्चन ये वाला पहले भी आए हैं ये दोनों। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये फर्स्ट वाला आंसर सही है। चलिए, किसने क्या बनाया है फिर आ गए। धनराज भगत, शिव नृत्य, प्रदोष दास गुप्ता द बॉन्डेज, राम की करबेज का यक्ष और बलवीर सिंह कट का नादेश्वर। ठीक है, आंसर देख लियो क्या है, ए का थर्ड ये वाला। चलिए, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया को किसी भी 2D और 3D सतह पर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रिंट करने की सभी समान प्रक्रिया में उपकरणों का उपयोग होता है। ठीक है, तो प्रिंट मेकिंग जो है उसको आप 3D 2D पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रिंट करने की सभी समान प्रक्रियाओं में उपकरण का उपयोग होता है। एक मिनट, थोड़ा सा देख लो इंग्लिश, एक सेकेंड। हाँ, वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, ये तो है कि 2D और 3D का वो सरफेस आपका आप उस पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि कोई सी भी प्रिंटिंग मेकिंग प्रोसेस है, सब में टूल्स जो हैं वो एक ही जैसे यूज़ होते हैं, इसलिए वो आप 2D और 3D में। तो पहली चीज़ तो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ इसकी सही नहीं है। तो फर्स्ट सही, लेकिन आर गलत, ये वाला सेकेंड आंसर। इंटैग्लियो प्रिंट मेकिंग निर्माण में एलापोपे कल ही हमने उसमें बात की, प्रयुक्त एक तकनीक है जिसमें विभिन्न स्याही रंगों का प्रयोग किया जाता है, एलापोपे। ठीक है, तो एक इंटैग्लियो की टेक्निक है, वो टेक्निक है, देखिए एलापोपे का मतलब डॉल होता है, और वो टेक्निक ये है कि आप जो आपकी मेटल प्लेट होती है उस पर कलर प्रिंटिंग ले सकते हो इंटैग्लियो माध्यम से, ना। पहले इंटैग्लियो क्या होती थी कि एक ही प्रिंट देनी है, एक ही इंक फैला के और उसको फिर साफ़ कर करके और ये सब चीज़ें ऐसे करना है। लेकिन जब कलर प्रिंटिंग करते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक का यूज़ करते हो सेम प्लेट में, उसी को आप, और वो कैसे यूज़ करते हो, एलापोपे का क्या मतलब, उसका कॉटन का गुच्छा जैसा रहता है उसके लिए यूज़ करते हो आप, है ना, वो डॉल जैसी दिखती, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, इसलिए उसको एलापोपे कहते हैं। ये लिखा है एलापोपे शब्द करते हैं गुड़िया जो कपड़े की तह पे संदर्भ है, तो वही गुच्छा जो बोल रही हूँ तह है उस पे संदर्भित है, दोनों सही है।
चलो थोड़ा सही बचा है। छापा चित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें सतह उपयोग द्वारा आकृति प्राप्त हो जाती है। छापा चित्रण मतलब कि आपका छापा चित्रण है कि छाया चित्रण है। प्रिंट मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रिंटेड इमेज बाय यूजिंग सरफेस। सरफेस का यूज़ करके प्रिंटिंग इमेज आपको लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि 7वीं शताब्दी के आरंभ में लिथोग्राफी स्टोन का उपयोग किया गया जिससे एचिंग प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो लिथोग्राफिक स्टोन का 8वीं शताब्दी में किया था, तो ये तो गलत है। फर्स्ट का मैं समझ नहीं पा रही। छापा चित्रण वह प्रक्रिया जिसमें सतह उपयोग द्वारा मतलब हाँ प्रिंटिंग के आकृति प्राप्त की जाती है, ठीक है, सरफेस को यूज़ करके। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो फन तो सही है, इसका भी एक सही है लेकिन आर गलत है। एक सही है लेकिन आर गलत है। चलिए, राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तेल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान दी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। दोनों ही सही है, इसमें कोई हमारा डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही है। राग म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को आपने चित्र में दे दिया, राग रागिनी के संदर्भ में, क्या बड़ी बात है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल सही। संगीत जैसे अमूर्त विषय, ये बता ही दिया, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय को आपने मूर्त रागमाला चित्रण की परंपरा को ही संभव हो पाया, तो सही है, दोनों सही है। रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है, ये भी दोनों सही है। बर्नीनी ने अपने उत्कीर्ण जो एनग्रेविंग है उससे सभी संभव कल्पनाशील भ्रम का उपयोग किया है। वह अपनी बर्नीनी जियान लोरेंजो बर्नीनी की बात हो रही है। वह अपनी आकृतियों को कठोर और ठंडे संगमरमर जो मार्बल है उसके माध्यम से व्यतीत होते हुए समय में दैहिक जीवंतता प्रदान करना चाहता था, तो आपका दोनों सही। चलो थोड़ा सही बचा है। एंडी वरहोल ललित कला माध्यमों के एक महान कलाकार थे, मेन पॉप आर्टिस्ट, जिनने जन संचार माध्यमों का मन चाहे ढंग से, जन संचार आ गया, पॉप आर्ट आ गया, पॉपुलर आर्ट आ गया, ठीक है, उनका मन चाहे ढंग से उपयोग किया क्योंकि उनने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों की आकृतियों का उपयोग किया, ठीक है, ये तो किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अपने उनके समय जो कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ थे उनकी आकृतियों का उपयोग नहीं किया। उनने आम जन का काम किया है पॉप आर्ट में, है ना, और बहुत चीज़ें जो हाँ है ना, लोगों की जनसंचार की चीज़ों से स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज़ किया, वो किया, तो ये सही है लेकिन ये गलत है। आर सही है किंतु ए वंश। ज्ञान बोध एवं बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके प्रत्यक्ष बोध के विषय को ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जानने की गत्यात्मकता है, दोनों सही है, सत्यता के आसपास है, हाँ यही ले लो। अब इस बारे में मैं क्या आपको बताऊं, है ना, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। एम रामवी सुतार की मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके योगदान के अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, है ना, पद्मश्री, पद्मभूषण। राम की प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्तिकला पर सिद्ध हस्तता प्राप्त है, किंतु ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज आधारित कलाकृतियों कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है, ठीक है। उन्हें प्रस्तर और संगमरमर में भी सिद्ध मतलब बहुत ज्ञान वो काम किया है, और ब्रॉन्ज आधारित जो कलाकृति हैं उस पर भी अलग वो है, दोनों सही है। चलो, मॉन्यूमेंट टू बल्जाक ऑगस्ट रोडिन का जो है मूर्तिशिल्प है जो फ्रांसीसी उपन्यास बल्जाक की मूर्ति की स्मृति में है, ठीक है। देखना, रोडिन के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा की बजाय लेखक की व्यक्तित्व, बिल्कुल आप देखो उसमें आपको उनका व्यक्तित्व दिखेगा, बिल्कुल सही। आलोचना के पश्चात समाज द्वारा इस मॉडल को स्वीकार कर लिया गया। इस मॉडल ब्रॉन्ज से निर्मित है बल्जाक, और ब्यूलिवर ड मोरपास वहाँ पे स्थापित किया गया, दोनों सही है भाई। चलो आ गए नंद गोपाल केसीएस पन्नेकर के जो बेटे हैं, पीवी जानकी रमन से बहुत प्रभावित है, उनके स्कल्पचर देखोगे तो बहुत प्रभावित है। हस्ताक्षर शैली परंपरागत और समकालीन कला। परंपरागत क्यों? क्योंकि डिवोशनल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि हमारे जानकी रमन के भी थे, ठीक है, कृष्ण से रिलेटेड, गरुड़ है, बहुत सारे स्कल्पचर हैं उनके, तो
उसी प्रकार देवी है 7 चेहरों वाली, और बहुत सारी, बैल पे कृष्ण जी हैं, ऐसे। तो सही है बिल्कुल। मूर्तिकला सामान्य सम्मुख परिप्रेक्ष्य होते हैं, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। तो दोनों ही आपका सही। दुनिया भर में अनेक प्रसिद्ध लोग पशुओं पर आधारित थे। अभी बताया आपको, अपन ने बात करी WWF और ये अपने अलग अलग जो अभी कर रहे थे ना अपन लोग, तो ये पशुओं पर आधारित है। पशु छवि किसी कंपनी या उत्पाद की समस्त विशिष्टताओं को दर्शाने में अधिक प्रभावी पद्धति है। ठीक है, तो वो हम उसकी विशेषताओं से इसको भी दिखा सकते हैं। तो दोनों सही है। पाठ आकृतियों का उपयोग ग्राफिक डिज़ाइनों की परिभाषा में केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो जो पाठ आकृतियाँ मतलब टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट आकृति जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसकी परिभाषा में मेन है ना। इन दोनों के संरक्षण से ग्राफिक संवेदनाएं कई गुना कम हो जाती है। कम क्यों होगी? ठीक है, तो एक सही है लेकिन ये गलत है किंतु आर गलत है। चलिए लास्ट देखते हैं। अधिकांश डिज़ाइन स्कूल में पाठ्यक्रम में इस बात का जोर दिया जाता है कि चीज़ें अच्छी कैसे दिखे। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन स्कूल है। ग्राफिक अभिलेख डिज़ाइनर की भूमिका का महत्व यह है कि वह सूचनाओं को सकुशलता और सटीकता से प्रस्तुत करे, न कि अच्छा प्रदर्शित करे। ठीक है, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो दोनों ही चीज़ सही है। आप देखो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा। ठीक है, कैसे तैयारी कर रहे हो, कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अभी वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बस यही कोशिश करूँगी अच्छे से पढ़ाई करो और सब लोग जो भी मेहनत कर रहे हो क्लियर हो जाए आप लोग का एग्ज़ाम। बस यही दुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।